तो ये है फैंस क्वेश्चंस का एपिसोड नंबर 25 और तुम्हें तो पता ही है यहाँ पर क्या होता है, तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, क्या बेन 10 की मूवी सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स में ग्रे मैटर सेल्फ डिस्ट्रक्ट को रोक सकता था, और अगर हाँ तो बेन ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने बेन 10 ओमनिवर्स में बेन 10 को ऐसा करते हुए देखा भी था एक बार। तो हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। बेन 10 ओमनिवर्स में बेन ने अपने अपने ग्रे मैटर की मदद से एक दूसरे के ओमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बंद किया था। तो उसी तरह से बेन भी सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स में ओमनिट्रिक्स के सेल्फ डिस्ट्रक्ट को रोक सकता था, अगर उसे पता होता कि इस तरह से ओमनिट्रिक्स को खोल के उसे ठीक भी किया जा सकता है। और मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा करने का सोचा भी होगा, क्योंकि एक बार बेन 10 क्लासिक में ही उसने गलती से ओमनिट्रिक्स को खोल दिया था, जिसकी वजह से उसे काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और इस मूवी के अंदर भी उसी की गलतियों की वजह से ओमनिट्रिक्स खराब हुआ और उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑन हो गया, जिसके बाद से उसे ओमनिट्रिक्स को छेड़ने से और ओमनिट्रिक्स को यूज करने से सख्त मना किया गया था। तो इसलिए बेन ने ग्रे मैटर की मदद से ओमनिट्रिक्स को ठीक करने का सोचा ही नहीं। अगर बेन की जगह आप होते तो फोर्ज ऑफ क्रिएशन पर एग्रेगोर से कैसे लड़ते और कौन से एलियन का यूज करते और क्लासिक बेन की क्या हेल्प लेते? तो अगर मैं फोर्ज ऑफ क्रिएशन वाले एपिसोड में एग्रेगोर से बेन की जगह लड़ रहा होता तो मैं तो अल्टीमेट स्वॉर्मफायर को ही यूज करता, जैसे कि बेन ने किया था। लेकिन मैं क्लासिक वाले बेन को स्टिंग फ्लाई में नहीं बल्कि बस शॉक में ट्रांसफॉर्म कराता और हम दोनों फायर और इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बो मार के एग्रेगोर को हराते, जैसा कि अल्टीमेट केविन ने भी किया था। लेकिन इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर मैं अल्टीमेट स्वॉर्मफायर का यूज करता तो मेरा भी वही हाल होता जो कि बेन का यहाँ पे हुआ था। तो इसलिए मैं यहाँ पर अल्टीमेट स्वॉर्मफायर की जगह शायद से जेट रे चुनता, क्योंकि जेट रे के न्यूरोशॉक ब्लास्ट भी एग्रेगोर के खिलाफ काफी असरदार है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अल्टीमेट केविन ने भी अल्टीमेट एग्रेगोर के खिलाफ यही यूज किया था। एंड अगेन बस शॉक और जेट रे का कॉम्बो मार के खत्म करते हैं एग्रेगोर को हम। अगला क्वेश्चन, बेन 10 और डीसी तो सेम स्टूडियोज के अंदर आते हैं ना, तो हमें डीसी की रिसेंटली आई मूवी क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ में बेन 10 का क्रॉसओवर देखने को क्यों नहीं मिला? मुझे लग रहा था कि इस मूवी में बेन 10 अपीयर होगा। तो देखो, बेन 10 और डीसी ये दोनों ही वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के अंडर आते हैं, ना कि सेम स्टूडियो के अंडर। और हाँ, इनका क्रॉसओवर कराना उतना मुश्किल काम नहीं है। क्रॉसओवर हमें कभी ना कभी फ्यूचर में दिखाया जा सकता है, लेकिन डीसी की कैजुअल किसी भी मूवी में, यानी कि जिसका तुमने एग्जांपल दिया क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ, उसमें तुम्हें बेन 10 देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये तुमसे किसने कहा? ऐसा नहीं होने वाला। बेन 10 डीसी के यूनिवर्स में टेक प्लेस नहीं करता। बेन 10 एक अलग फ्रेंचाइज है और डीसी कॉमिक्स एक अलग फ्रेंचाइज है, और ये दोनों ही वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के अंडर आते हैं, जिनका क्रॉसओवर तुम्हें हर दूसरी मूवी में देखने को नहीं मिलने वाला, बल्कि ये बहुत ही रेयर होगा कि इन दोनों का क्रॉसओवर हमें देखने को मिले। हाँ, थोड़े बहुत रेफरेंसेस दिए जा सकते हैं, कुछ ईस्टर एग्स दिए जा सकते हैं, लेकिन हर डीसी की मूवी में तुम्हें बेन 10 का कोई कैरेक्टर देखने को मिल जाए या फिर बेन 10 ही देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला। जब होगा तो इसे इसी बात पे मार्केट किया जाएगा कि देखो डीसी एक्स बेन 10 या ऐसा कुछ करके, जैसे जनरेटर एक्स वाली मूवी आई थी ना, बेन 10 / जनरेटर एक्स हीरोज यूनाइटेड, वैसा कुछ होगा। गोस्ट फ्रीक और बिग चिल अगर इंटेंजिबल होके एक दूसरे के आर पार जाने की कोशिश करें तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, बस उन दोनों की इंटेंजिबिलिटी एक दूसरे के खिलाफ काम नहीं करेगी, जैसा कि हमने होते हुए देखा भी है। अगर एलियन एक्स बेन 10 यूनिवर्स में होता ही नहीं तो बेन 10 ओमनिवर्स में बेन यूनिवर्स को रिक्रिएट या कॉपी कैसे करता? अगर एलियन एक्स होता ही नहीं तो एनाइलाग से जो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ था उसे भी बेन रिक्रिएट नहीं कर पाता। तो फिर सवाल ये उठता है कि बेन फिर यूनिवर्स को बचाता कैसे एनाइलार्क के एक्सप्लोजन से? जिसका सिंपल सा जवाब है कि फीडबैक है ना। अगर स्वॉर्मफायर की पूरी बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं रहा तो क्या वो रीजनरेट कर पाएगा? अगर एक या दो या कुछ सेल्स या थोड़ा सा पार्ट बचा होगा स्वॉर्मफायर का, तब ही वो खुद की पूरी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर पाएगा, वरना नहीं। बेन 10 ओमनिवर्स के लास्ट एपिसोड में बेन का हाथ अजीब क्यों था? तो बेन 10 ओमनिवर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब फीडबैक ने एनाइलार्क के एक्सप्लोजन को रोका था और मेल्ट्रोएंट को डिस्ट्रॉय किया था, तब बेन जब नॉर्मल हुआ था तो उसका हाथ काफी अजीब दिख रहा था,
एक तरह से एलियन एक्स वाला हाथ दिख रहा था उसका, जो कि ऑब्वियसली स्कर्ट की मदद से पॉसिबल हुआ था। और हाँ, ये थोड़ा सा अनक्लियर इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे ढंग से उसे एनिमेट नहीं किया गया। एलियन एक्स की बॉडी पे साइड साइड में जो शाइनिंग, जो व्हाइट हाईलाइट दी जाती है वो यहाँ पर मिसिंग है। और बेन के पास ये स्कर्ट का दिया गया एलियन एक्स का हाथ बेन के पास उस सीन में नहीं था जब फीडबैक एनाइलार्व को एब्जॉर्ब कर रहा था। हो सकता है कि वो लोग वहां पर उसे एनिमेट करना ही भूल गए हों क्योंकि ऑलरेडी वहां पर कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस लगातार हो रहे थे। और अगर सच में ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि फीडबैक ने एलियन एक्स की मदद से एनाइलार्व को रोका था? I mean, हो सकता है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मेरे ख्याल से अगर एनाइलार्व को रोकने में फीडबैक ने एलियन एक्स की मदद ली भी है तो इसमें बुरी बात मुझे कुछ लगती नहीं है। हाँ, इससे थोड़ा फीडबैक का रुतबा थोड़ा कम हो जाएगा कि उसने एनाइलार्व को रोका था, उसका थोड़ा वजन कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी यार ये काफी बड़ी बात है कि उसने एलियन एक्स की मदद से ही सही लेकिन एनाइलार्व जैसे यूनिवर्स डिस्ट्रॉइंग या यूनिवर्स क्रिएटिंग वेपन को अपने हाथों से रोका हुआ था। इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। क्या होता अगर एलियन एक्स मर जाता और वो रीजनरेट कर सकता है या नहीं? हाँ, एलियन एक्स रीजनरेट कर सकता है और अगर एलियन एक्स मर जाता या वो नहीं होता बेन 10 यूनिवर्स में तो एनाइलार्व के एक्सप्लोजन से कैसे सरवाइव किया जा सकता था ये तो मैंने बता ही दिया। और बाकी ज्यादा कुछ होता नहीं। बेन के पास बतेरे एलियंस है यार मुसीबतों से लड़ने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम बेन को यूनिवर्स क्रिएट करने जितनी बड़ी मुसीबत का सामना तो नहीं करना पड़ता है। तो हाँ, मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेन अपने किसी ना किसी दूसरे एलियंस के साथ आराम से सिचुएशंस को संभाल लेता। क्या होता अगर प्रिंसेस लूमा 4 आर्म्स के अगेंस्ट फाइट को जीत जाती? अब ओरिजिनली तो 4 आर्म्स प्रिंसेस लूमा से जीत गया था, जिसके चलते प्रिंसेस लूमा और बेन की सगाई हो गई थी अकॉर्डिंग टू टेट्रामैंड रूल्स। लेकिन अगर प्रिंसेस लूमा 4 आर्म्स को हरा देती तो कुछ नहीं बदलता यार। बेन से पहले प्रिंसेस लूमा केविन 11 से एंगेज थी, यानी कि उससे शादी होने वाली थी केविन की। तो वैसा ही रहता सब कुछ, केविन के साथ ही होती प्रिंसेस लूमा की शादी। हमें तो दिखाया गया था कि मैड बेन के सारे एलियंस पे स्पाइक्स होते हैं, तो क्या मैड बेन के एलियन एक्स के ऊपर भी स्पाइक्स होंगे? प्राइम बेन के अपचक के पास कपड़े नहीं है, लेकिन मैड बेन के अपचक को अगर हम देखें तो उसके पास थोड़े बहुत कपड़े हैं। ओमनिट्रिक्स ने उसे कुछ ना कुछ तो दिया है और उसके ऊपर स्पाइक्स भी हैं। तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि बाकी एलियंस जिन्हें हमारे प्राइम टाइमलाइन में कपड़े नहीं दिए गए थे ओमनिट्रिक्स के द्वारा, उन्हें मैड बेन की टाइमलाइन में कपड़े दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू मैड बेन। और उनके कपड़ों पे भी स्पाइक्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि डायमंड हेड और अपचक के देखने को मिले थे। और इस तरह से देखूं तो एलियन एक्स के ऊपर भी तुम्हें स्पाइक्स देखने को मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कैप्टन नेमेसिस ने बेन 10 अल्टीमेट एलियन में तो अपना चेहरा बदलवा दिया था ना, तो फिर बेन 10 ओमनिवर्स में उसका पुराना चेहरा वापस कैसे आ गया? अल्टीमेट एलियन में तो कैप्टन नेमेसिस ने सर्जरी करा के अपना चेहरा बदलवा लिया था, जो कि पहले थोड़ा थोड़ा टोनी स्टार्क से सिमिलर था, लेकिन बाद में इसे कैप्टन नेमेसिस के वॉइस एक्टर क्रिस्टोफर मैकडॉनल्ड से सिमिलर कर दिया गया। लेकिन अगर तुम इन दोनों को साइड बाय साइड देखोगे तो ज्यादा कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, बस होठ मोटे करे हैं और मूछे ही तो हटाई है। तो मूछे तो इसने दोबारा उगा ली होगी, तो हो गया वापस वैसा ही चेहरा। अगर बेन के ओमनिट्रिक्स का स्क्रैच गार्ड 11 साल की उम्र में ही टूट गया था, तो जब ओमनिवर्स वाले बेन को ओमनिट्रिक्स मिलती है और वो हीट ब्लास्ट में सबसे पहली बार ट्रांसफॉर्म होता है, तो फिर उसके ओमनिट्रिक्स का सिंबल ग्रीन क्यों था? वो तो सफेद होना चाहिए था ना। अब देखो, इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है, लेकिन अगर मैं इस पे अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से देखो, ओमनिट्रिक्स के सिंबल का कलर व्हाइट से ग्रीन हो जाने वाला स्क्रैच गार्ड वाला ये जो आंसर है या कोई भी आंसर है वो बाद की एक्सप्लेनेशंस है। शो के अंदर कभी इस चीज को एड्रेस किया ही नहीं गया कि बेन के ओमनिट्रिक्स का सिंबल पहले व्हाइट था तो अब ग्रीन कैसे हो गया। और ये वाला जो सीन है जहाँ पर ओमनिट्रिक्स पहली बार मिलती है बेन को, यहाँ पे ओमनिट्रिक्स का सिंबल व्हाइट होना चाहिए था। मैं तुमसे एग्री करता हूँ पूरी तरह से, और इसलिए ये एक एनिमेशन मिस्टेक बन जाती है क्योंकि यहाँ पे हमें व्हाइट ओमनिट्रिक्स का सिंबल दिखना चाहिए था हीट ब्लास्ट पे। जब ओमनिट्रिक्स रिकैलिब्रेट हुआ था तो तब जाके बेन का ओमनिट्रिक्स ग्रीन हुआ। ऐसा अगर दिखा देते तो कोई सवाल खड़ा नहीं करता, ये मेरे ख्याल से बेस्ट होता। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब अल्टीमेट एलियन में बेन 10 क्लासिक वाले बेन को दिखाया गया तो उसका भी ओमनिट्रिक्स ग्रीन कर दिया, और ओमनिवर्स के फ्लैशबैक वाले सीन्स में भी यही किया गया, वहां पे भी ओमनिट्रिक्स ग्रीन। अरे वहां पे तो ओमनिट्रिक्स
एक्स का जो क्लासिक में सिंबल होता था ना, जो ट्राइंगल होते थे वो ग्रे कलर के होते थे, वो तक नहीं था भाई। ओमनीवर्स में तो जैसा 16 साल वाले बेन का ओमनीट्रिक्स का सिंबल है, वैसा ही 11 साल वाले बेन का भी था, सेम टू सेम। और ये स्क्रैच गार्ड वाला आंसर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये स्क्रैच गार्ड वाला तो मैं मानता ही नहीं कभी भी। ये मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था कि मुझे ये ज्यादा बिलीवेबल नहीं लग रहा है। ओमनीट्रिक्स जैसे चीज का स्क्रैच गार्ड क्यों होगा? ओमनीट्रिक्स को तो तोड़ना या उसे नुकसान पहुंचाना वैसे ही बड़ा मुश्किल है। और ओमनीट्रिक्स का सिंबल नॉर्मली जब बेन के हाथ पर हो तब तो वो ग्रीन ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एलियंस के ऊपर ओमनीट्रिक्स के सिंबल दिखाने की बात आ रही है तो मेरे ख्याल से वहां पे ओमनीट्रिक्स का कलर व्हाइट ही होना चाहिए। और मैं इस पे इतना जोर दे के क्यों कह रहा हूँ, ये मुझे इतना जरूरी क्यों लगता है, इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिसे अगर तुम भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे बस 4000 लाइक्स करवा दो और मैं वो वीडियो ले आऊंगा। पर हाँ, इस पे तुम्हारा पर्सनल क्या ओपिनियन है ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एलियन एक्स बेन 10 एलियन फोर्स में बेन का 10th एलियन था तो इसलिए उसका नाम एलियन एक्स पड़ा। तो क्या अगर एलियन एक्स बेन का 5वां एलियन होता बेन 10 एलियन फोर्स में, तो क्या एलियन एक्स का नाम एलियन वी होता? हाँ। क्या फीडबैक मेल्ट्रोएंट की टाइम रेज को एब्जॉर्ब कर सकता है? तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि फीडबैक मेल्ट्रोएंट की टाइम रेज को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि फीडबैक जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन टाइम रेज मुझे किसी तरह का एनर्जी अटैक नहीं लगता, तो मुझे नहीं लगता कि फीडबैक उसे एब्जॉर्ब कर पाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एजमथ और रीड रिचर्ड्स में से कौन ज्यादा स्मार्ट है? तो देखो, मार्वल का रीड रिचर्ड यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक भी काफी इंटेलिजेंट है, काफी स्मार्ट है। इवन खुद टोनी स्टार्क भी रीड रिचर्ड के इंटेलेक्ट को लेवल 12 का इंटेलेक्ट कंसिडर करता है। और टोनी स्टार्क फ्रीली ये भी एडमिट करता है कि रीड रिचर्ड्स उससे भी ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन एजमथ जो कि गैल्वन स्पीशीज का है, और गैल्वंस को तो जनरली ही काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट माना जाता है, एंड एजमथ खुद गैल्वंस में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसे 3 गैलेक्सीज या 5 या कभी कभी पूरे यूनिवर्स में से भी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट बीइंग माना जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्मार्ट होगा एजमथ। ग्वेन बेन 10 ओमनीवर्स में एनोडाइट में एक भी बार ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुई? देखो, ऐसी बात नहीं है, बेन 10 ओमनीवर्स में भी ग्वेन एनोडाइट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कई बार हुई है, लेकिन ओमनीवर्स में ग्वेन का एनोडाइट फॉर्म एलियन फोर्स जैसा नहीं दिखाई देता, बल्कि बेन 10 ओमनीवर्स में ग्वेन अपने लकी गर्ल वाले पर्सोना को और अपने एनोडाइट फॉर्म को मिक्स करके इस वाले फॉर्म में यूज करती है। यानी ये वाला जो फॉर्म है ये उसका एनोडाइट वाला ही फॉर्म है ओमनीवर्स में। बेन 10 ओमनीवर्स के सीजन 2 के एपिसोड 9 स्टोर 23 में बेन फीडबैक में ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो सीजन 3 के एपिसोड द शोडाउन पार्ट 2 में फीडबैक दोबारा से अनलॉक कैसे हो गया? वो तो पहले से ही अनलॉक था ना। ये क्वेश्चन पहले भी मुझसे कई लोगों ने पूछा है और कई लोगों को ये डाउट अभी भी है, जो कि होना जायज भी है, क्योंकि यहाँ पे गलती बेन 10 वालों की ही है, क्योंकि एपिसोड के ऑर्डर में उन्होंने गड़बड़ कर रखी है। कहीं कहीं पर बेन 10 के एपिसोड्स यूएस एयरिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज होते हैं, यानी कि यूएसए में इन एपिसोड्स को किस ऑर्डर में एयर किया गया था ये वो ऑर्डर है, और एक ओरिजिनल ऑर्डर जो इनका होता है वो है प्रोडक्शन ऑर्डर, यानी कि जिस ऑर्डर में ये एपिसोड्स प्रोड्यूस किए गए हैं। और गड़बड़ यहीं पर आ जाती है कि इनमें से कोई एक ऑर्डर एकदम सही नहीं है। और इस कमेंट में जिस प्रॉब्लम की बात की गई है ये प्रॉब्लम तुम्हें तभी आएगी जब तुम इस एपिसोड को यूएस एयरिंग ऑर्डर के हिसाब से देखोगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रोडक्शन ऑर्डर ही हमेशा सही है, कई बार प्रोडक्शन ऑर्डर भी आगे पीछे हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एपिसोड को प्रोड्यूस पहले ही कर दिया गया हो, यानी कि बना पहले ही दिया गया हो, लेकिन उसे दिखाया बाद में जाए। फॉर एग्जाम्पल, बेन 10 का सबसे पहला एपिसोड एंड देन देयर वर 10 तो सबने देखा ही होगा, क्योंकि वो बेन 10 का सबसे पहला एपिसोड था और इसलिए यूएस में सबसे पहले उसे ही एयर किया गया। लेकिन अगर तुम प्रोडक्शन ऑर्डर वाइज देखो तो ये वाला एपिसोड नंबर 2 दिखाएगा तुम्हें। तो बेन 10 का पहला एपिसोड प्रोडक्शन ऑर्डर वाइज नंबर 2 पे है, यानी कि दूसरे एपिसोड के तौर पे इसे प्रोड्यूस किया गया था। मतलब देख रहे हो, इसमें कंफ्यूजन बहुत हो सकती है, इसलिए ये तुम पे ही डिपेंड करता है कि तुम कैसे देखना चाहते हो, प्रोडक्शन ऑर्डर वाइज या यूएस एयरिंग ऑर्डर वाइज। और शोडाउन पार्ट 2 एपिसोड की जो तुमने बात करी, यूएस में शायद इसे सीजन 3 के एपिसोड नंबर 22 के रूप में दिखाया गया होगा, जो कि गलत
गलत है, क्योंकि इस हिसाब से इन्होंने सीजन 2 के एपिसोड 9 के रूप में बेन 23 वाले एपिसोड को दिखाया था, जिसमें फीडबैक पहले से ही 16 साल वाले बेन के पास था। तो यहाँ पे इसलिए स्टोरी वाइज एक तरह से मिस्टेक हो जाती है, और इतना मिसमैनेजमेंट इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने ढंग से सीक्वेंस वाइज एपिसोड को एयर नहीं किया। टेक्निकली स्टोर 23 वाला एपिसोड शोडाउन पार्ट 2 एपिसोड के बाद आना चाहिए था, लेकिन यूएस में स्टोर 23 वाले एपिसोड को पहले ही एयर कर दिया गया। पर अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा प्रोडक्शन ऑर्डर वाइज देखो, वो ज्यादा बेटर है। उसमें भी हेरा फेरी होगी एपिसोड्स की, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी की यूएस एयरिंग ऑर्डर में की गई है। एनीवेज, अगला क्वेश्चन है, क्या आप फ्यूचर में अवतार द लास्ट एयरबेंडर के टॉपिक्स पे वीडियो बनाना पसंद करोगे? हाँ बिल्कुल, मैं अवतार के टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना जरूर पसंद करूंगा फ्यूचर में। और अभी तो नेटफ्लिक्स की लाइव एक्शन सीरीज भी आने वाली है अवतार की, एंड प्रोबेबली वो लोगों को काफी पसंद भी आएगा, तो तब मैं शायद उस पे वीडियो बनाने की सोचूंगा। बाय द वे, मेरे कहने पर तुम में से किस किस ने अवतार द लास्ट एयरबेंडर कार्टून देखा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना यार। और तुम्हें वो कैसे लगा, तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, ये भी बताना। और इनका दूसरा क्वेश्चन है कि अगर बेन कभी किसी बेंडर से मिले तो क्या वो उसके डीएनए को स्कैन करके उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है और बेंडिंग कर सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बेन किसी बेंडर के डीएनए को स्कैन करके उसमें ट्रांसफॉर्म हो पाएगा, क्योंकि कोई बेंडर कोई एलियन थोड़ी ना होता है, वो तो इंसान ही होते हैं जिनके पास किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को बेंड करने की एबिलिटी होती है। लेकिन हाँ, ये डिस्कशन का एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि क्या बेंडिंग जेनेटिक है या नहीं, जिसपे हेलो फ्यूचर मी ने एक बहुत अच्छी वीडियो भी बनाई थी। मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम ये वीडियो जरूर देखना। लेकिन मेरे हिसाब से अगर थोड़ा बहुत कुछ जेनेटिक चेंज आता भी होगा बेंडर्स के डीएनए में एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, तब भी मुझे नहीं लगता कि ओमनिट्रिक्स उनका डीएनए स्कैन करेगा, क्योंकि वो है तो ह्यूमन ही ना। सेम इसी तरह से ऑस्मोसियन का केस भी ले लो। ऑस्मोसियंस भी एक तरह से म्यूटेंट ह्यूमंस है, लेकिन फिर भी ओमनिट्रिक्स उनका डीएनए स्कैन नहीं करता, तो इसलिए बेंडर्स का भी नहीं करेगा। और वैसे भी बेन को किसी बेंडिंग करने वाले इंसान के डीएनए की क्यों जरूरत है? बेन के पास तो ऑलरेडी कई सारे एलियंस है ना, जो कि टेक्निकली बेंडिंग कर सकते हैं। हीट ब्लास्ट कर सकता है, फायर बेंडिंग, वाटर हैजर्ड कर सकता है, वाटर बेंडिंग, टेरा स्पिन कर सकता है, एयर बेंडिंग, और आर्मड्रिलो काइंड ऑफ अर्थ बेंडिंग। मुझे उस दिन का इंतजार है जब हम बेन 10 की किसी न्यू सीरीज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। और वैसे बेन 10 जैसे आइकॉनिक शो की नेक्स्ट सीरीज आने में इतना समय क्यों लग रहा है? हाँ यार, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी न्यू सीरीज के क्वेश्चंस को आंसर करूँ, मेरा भी बहुत मन है। और सही में इनको अब और ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए बेन 10 की न्यू सीरीज लाने में। मुझे डर है कि कहीं बेन 10 के साथ ड्रैगन बॉल वाला सीन ना हो जाए कि 10-20 साल बाद आ रहा है सीक्वल। नहीं भाई, इतना लेट नहीं चाहिए भाई, लाना है तो जल्दी लाओ यार। अल्बीडो बेन की बॉडी में ट्रैप्ड है और बेन के पास एनोडाइट पावर्स हैं, तो क्या इसका मतलब अल्बीडो के पास भी एनोडाइट पावर्स हैं और वो उन्हें इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, बेन के पास कहाँ एनोडाइट पावर्स हैं। एनोडाइट पावर्स तो बेन 10,000 के पास थी। और देखा जाए तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलरली एनोडाइट पावर्स ही थी, वो तो मैना मैनिपुलेशन हो सकता है ना, जो कि नॉर्मल ह्यूमंस भी कर सकते हैं जिन्हें मैजिक यूज करना आता है, जिन्हें मैना मैनिपुलेशन आता है, जैसे कि हेक्स और चार्मकास्टर। तो हो सकता है कि बेन 10,000 ने ग्वेन से थोड़े बहुत स्पेल्स सीख लिए हो, थोड़ी बहुत टेक्निक्स सीख ली हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो भी एनोडाइट हो गया। ये हमें पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया गया है। You hang around an Anodite for 20 years, you pick up a few tricks. क्या हो अगर केविन कोरोडियम को एब्जॉर्ब कर ले? मुझे ऐसा नहीं लगता कि केविन कोरोडियम को एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि एब्जॉर्ब करने के लिए उसे कोरोडियम के पास भी तो जाना पड़ेगा ना। और अगर पास जाएगा या कांटेक्ट में आएगा कोरोडियम के, तो कोरोडियम उसे म्यूटेट कर देगा, क्योंकि इंसान ही तो है वो। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी भी तरह के रेडिएशन से इम्यून है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनआरजी से जब वो लड़ा था, सॉरी पेंडोर से जब वो लड़ा था, तब भी उसने पेंडोर के आर्मर को उसने एब्जॉर्ब किया था, तब जाके वो पेंडोर के आसपास आ पाया था और तब जाके उससे लड़ पाया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोरोडियम के असर से केविन बिल्कुल ही बचा रह जाएगा। नहीं,
कोरोडियम उसे म्यूटेट कर देगा, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमंस के साथ होता है कोरोडियम के कांटेक्ट में आने से। और इसी के साथ हमारे आज के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर तुम्हारा और भी कोई बेन 10 से रिलेटेड क्वेश्चन बचा है तो उसे मुझे कमेंट्स में बता देना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी फैंस क्वेश्चन की सीरीज पूरी चेकआउट जरूर कर लेना। इसमें मैंने बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब पहले से ही दे के रखा है बेन 10 के। तो हो सकता है कि मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब पहले ही दे दिया हो, तो चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।